ठीक है। तो उससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है उसकी वजह से CO2 रिलीज हो जाएगी और जो हीमोग्लोबिन होगी वो ऑक्सीजन के साथ अपनी एफिनिटी को शो करेगी। कंक्लूड करते हैं इसको। When the deoxygenated blood reaches the alveoli of the lungs, then carbaminohemoglobin and sodium bicarbonate dissociated because PCO2 is low and PO2 is high. ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा और ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है इसलिए ऑक्सीजन आपका Hb के साथ बाइंडिंग करने लगेगा। ठीक है, दैट्स वाई CO2 रिलीज होगा, पहले रिलीज होगा फिर बाइंडिंग। दिस डिसोसिएशन इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, स्टिमुलेट हो रहा है ना डिसोसिएशन, तो ऑक्सीजन का इफेक्ट जो आपका तुम्हारा पड़ा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर पे, दैट इज हेल्डाने इफेक्ट। ऑक्सीजन का इम्पैक्ट जो आपका पड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करने में, दैट इज हेल्डाने इफेक्ट। ठीक है, clear? This dissociation is stimulated by oxyhemoglobin. This carbon dioxide freed from the blood goes into atmosphere. अब according to partial pressure, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वलाई में कम पार्शियल प्रेशर होगा, वो मूव कर जाएगा एंड देन एयर, एयर में तो बहुत ही कम है, 0.3 है। The effect of oxyhemoglobin on the dissociation of these compounds is known as Haldane effect. The effect of oxyhemoglobin on the dissociation of these compounds is known as Haldane effect. मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन वहां पे बढ़ने लगा उस तरीके से आपका CO2 रिलीज होने लगेगा एंड दिस इज नोन एज हेल्डाने इफेक्ट। इन दिस रिएक्शन oxyhemoglobin act like a strong acid, that is it frees H plus ion the medium। ठीक है, और उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो डिसोसिएट होगा एंड पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग वो मूव कर जाएगा एल्वेलाई की तरफ। Every 100 ml deoxygenated blood delivers around 4 ml carbon dioxide to alveoli। अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, जितना ऑक्सीजन पहुंचा टिश्यू तक उतना ही CO2 आपका इवॉल्व हो गया, बाकी आपका बफर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में, मूव कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कंट्रोल। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन को कैरी करना, ये सारा सिग्नल कि हमारे मसल्स कब मूव होगी, डायफ्राम कब मूव होगा, सब कुछ पूरा जो ओवरऑल है ये कैसे कंट्रोल हो रहा है। ठीक, तो इसमें नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक, और रिदम सेंटर अपना कहाँ होता है, मेडुला में होता है। न्यूमेटिक सेंटर कहाँ होता है, न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो रिदम सेंटर को कंट्रोल करेगा वो पॉन्स में होता है। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे इमेज दिखाए थे। ठीक है, एक सिंगल इमेज है, हम लोग क्लास से बहुत क्लास में इसको कई इमेज से समझे थे कि किस तरीके से ये इफेक्ट, ये पूरा कंट्रोल होगा। बट यहाँ लाइन बाय लाइन हम कंप्लीट करा देते हैं और फिर एक समरी। Now, human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of ऑक्सीजन, डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज कि उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए या कितना CO2 वहां रिलीज हुआ है उसको एक्सेल कर। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यहाँ पे वैगस का इंपॉर्टेंट रोल होगा बेटा नर्व का। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला, पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की लोकेशन कहाँ होती है, मेडुला में। इस प्राइमरी, मेडुला और पॉन्स कहाँ पे होते हैं, ब्रेन स्टेम के पार्ट होते हैं। क्लियर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। क्लियर, फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को डिवाइड कर दिया टू पार्ट में, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप।
इज प्रेजेंट इन डॉर्सल, ये है क्या, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मतलब डॉर्सली पोजीशन पे मेडुला ऑब्लोंगेटा की डॉर्सली पोजीशन पे प्रेजेंट हो, is present in the dorsal portion of medulla oblongata, and the signal from these neurons generate the basic respiratory rhythm. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर इसको डिवाइड करके पूछता है डीआरजी वीआरजी में, वैसे हमें ये ध्यान में रखना है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही रेस्पिरेशन रिदम सेंटर है और वहां से इंस्पायरेशन का सिग्नलिंग जा रहा है, क्लियर। लेकिन और स्पेसिफिकली उसमें पूछा कि डीआरजी और वीआरजी में कहा है, तो वीआरजी एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, एंड जब आपको बहुत आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, बहुत फास्ट आपको ब्रीदिंग करनी है, तब वीआरजी सिग्नल देगा, क्लियर। तो डीआरजी इज प्रेजेंट इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, द सिग्नल फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स जनरेट द बेसिक रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम, the nervous signal released from this group is transmitted to diaphragm, और वो डायरेक्ट किसको देगा सिग्नल, डायफ्राम को और ईआईसीएम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपकी इनहेलेशन की प्रोसेस। इसको पूरा बढ़िया अपन ने ग्राफ बनाया, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, अगर नोट्स कंप्लीट होगी तो देखो नोट्स में दिया होगा, क्लियर। नेक्स्ट वीआरजी क्या कर रहा है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले तो इसकी लोकेशन क्या है, एंटेरोलैटरल टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या था, उससे उसके एंटीरियर आगे की तरफ एंड लेटरली आगे की तरफ लेटरली प्रेजेंट हो। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर लोकेटेड एंटेरोलैटरल टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, एंड दिस इज रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब फास्ट ब्रीदिंग करनी हो तो ये भी कंट्रोल करेगा। इन द enhanced respiratory drive, the respiratory signal of this group contribute to fulfill the demand by regulation of both inspiration and expiration। जब आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हो तो आपको एक्सहेलेशन भी बहुत हाई रेट में करना है एंड इनहेलेशन भी बहुत हाई रेट में, मतलब इंस्पायर भी हाई करना है, एक्सपायर भी हाई करना है, ठीक है। तो दोनों के रेट को कंट्रोल करेगा ऑन डिमांड ऑफ, जो डिमांड आपकी नेचुरल नॉर्मल कंडीशन से हाई हो, अदरवाइज डीआरजी से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो सिग्नल आपका डायफ्राम और ईआईसीएम में डीआरजी ने भेजा, उस सिग्नल से आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी, क्लियर है बेटा। दोनों में कंपैरिजन नोट डाउन कर लेना, ये चीज नोट्स में नहीं थी। थोड़ा सा मैंने एक इमेज जरूर दिखाता है जहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर दिखाया था और कैसे रेगुलेशन दे भेजता है, और ब्रेन पढ़ाते वक्त मैंने ये चीज बताई। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कहाँ होगा ये, पॉन्स में, पी से न्यूमोटैक्सिक एंड पी से पॉन्स, ध्यान में रखना, इज लोकेटेड ऑन पॉन्स। इट इज कॉल्ड स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन, ये बॉस का बॉस है, ठीक है, जैसे बॉस ऑफ द बॉस। रेस्पिरेशन का बॉस कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्लियर है। इज कॉल्ड स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन, कब आपको स्विच ऑफ करना है, कितना कम करना है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक, ताकि पूरी प्रोसेस जो है वो एक कंट्रोल में चले, इंस्पिरेशन बहुत हाई लेवल की इंस्पिरेशन ना चल रही हो और एक्सपिरेशन बहुत ज्यादा एक्सपायरेशन रेट न जा रहा हो, क्लियर। तो सबको मेंटेन कौन कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, लोकेशन इसकी पॉन्स में। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। अगर रेस्पिरेशन का रेट जो अल्टर हो रहा है उसमें भी न्यूमोटैक्सिक सेंटर का इंपॉर्टेंट रोल होगा। व्हेन दिस सेंटर सेंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल देन लंग्स आर फिल्ड पार्शियली, और ये आपको मतलब एक ऐसा है ना कि बहुत ओवर एक्सपायरेशन ना हो रहा हो, तो उस केस में भी पॉन्स आपका सिग्नल भेजेगा, क्लियर है। तो कंट्रोल सेंटर कहाँ है, मेडुला में। रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है आपका, मेडुला में। एंड रिदम सेंटर के लिए भी कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है, पॉन्स में, क्लियर है बेटा इतना। ठीक है, अब हम लोग देखे थे कि कुछ कैमो रिसेप्टर हैं, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, ठीक, जो कि आप कितनी एक है ना,
ब्रीदिंग फिनोमेना क्या था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर डाउन हो रहा है एयर का, एंड देन आपका एटमॉस्फेरिक एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है, एंड अपोजिट फिनोमेना एक्सपायर हो रहा है। ये है अपना ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो इतना ना कट जाए कि आपकी थोड़े से मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन जो कवर कर रखी है वो बस्ट हो जाए, तो इसके लिए वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर वर्क करते। क्लियर? तो ये ध्यान में रखो, स्ट्रेच रिसेप्टर, और जो ये रिफ्लेक्स देंगे स्ट्रेच रिसेप्टर, दैट इज हेरेनबर्गर रिफ्लेक्स इन द वॉल्स ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एट्रिया। जो एल्वुलर सैक के पहले एल्वुलर सैक की कैविटी होगी बेसिकली, स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। लोकेशन ध्यान में रखो, स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ का है, विच आर नॉर्मली इनएक्टिव बट दे बिकम एक्टिव व्हेन एल्वुलाई आर फिल्ड विद मैक्सिमम एयर। कब इसको एक्टिव होना होगा? क्योंकि ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, इससे ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, इसलिए स्ट्रेच रिसेप्टर आपके सिग्नल भेजेंगे। तो वो कब होगा? जब एल्वुलाई आपकी मैक्सिमम फील्ड, समझ में आया? ठीक है, एल्वुलाई आपकी मैक्सिमम फील्ड हो, उस केस में आपका ये स्ट्रेस रिसेप्टर वर्क करे। क्लियर? The Herring-Brewer reflex arc now becomes activated and sends inhibitory signals. इंस्पिरेशन को रोकना है हमें, तो इनहिबिटरी सिग्नल्स है ये। निगेटिव साइन से हम लोगों ने जो इमेज देखा था उसमें भी ये निगेटिव साइन था, टू द इंस्पायरेटरी सेंटर टू स्विच ऑफ द इंस्पायरेशन। इंस्पायर करना, इनहेल करना, उसको स्विच ऑफ करेगा। दिस प्रिवेंट द एल्वोलाई फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग एंड बस्टिंग। प्रिवेंशन क्या हो गया? एल्वोलाई ओवर स्ट्रेच ना कर जाए, बस्ट ना कर जाए, इस तरीके के फिनोमेना यहाँ से कंट्रोल। Thus, Herring-Burger reflex arc is protective reflex. Inhibitory effect है इसका, क्यों? ताकि इससे ज्यादा एयर ना आए और उससे एल्वुलाई जो छोटे छोटे हजारों करोड़ों के नंबर में आपके एक एल्वुलर से लंग्स में प्रेजेंट है, उससे उससे कहीं ऐसा ना हो कि वो बस्ट कर जाए। ठीक है, तो these are the protective reflex which works only when normal mechanism of switch off of aspiration does not work टाइमली ड्यू टू एनी रीजन। अगर किसी रीजन की वजह से जो ऑन्स कंट्रोल कर रहा था वो कंट्रोल नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका हेरेन-ब्रेयर रिफ्लेक्स आर्क एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ये तभी एक्टिवेट होगा जब स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब वो मैकेनिकल स्ट्रेच को सेंस कर रहे हैं। ठीक है, जो उसकी वॉल पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो वॉल पे कितना स्ट्रेच पड़ा उसको जब सेंस कर रहे हैं तभी ये एक्टिवेट होंगे, तो ये सिग्नल भेजेंगे और इनहेलेशन को स्टॉप कराएंगे। क्लियर है? तो आपको मैंने एक ग्राफ दिया था, फ्रेनिक इंस्पायरेटरी सेंटर, एक फ्लो चार्ट बनवाया था क्लास में। इंस्पायरेटरी सेंटर, इससे सिग्नल जाएगा फ्रेनिक नर्व सिग्नल लेके जाएगा आप कहाँ कहाँ डायफ्राम पे एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे। ठीक है, एंड एज ए रिजल्टेंट डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंस्पायरेशन होगा, वही प्रेशर हो जाएगा तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी। क्लियर? लेकिन ये इतना इतना वॉल्यूम, अब ये वाले फंडे को अपने को रोकना है। वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है, इंस्पायरेशन होता जा रहा है कि स्ट्रेच रिसेप्टर पे सिग्नल चलाएंगे। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर आपके एक्टिव हो, स्ट्रेच रिसेप्टर ने इस सिग्नल को रिसीव किया। स्ट्रेच रिसेप्टर अब आपको देंगे ट्रांसपोर्टेशन सिग्नल, देंगे वैगस नर्व के थ्रू। वैगस नर्व वैगस नर्व से सिग्नल कहाँ जाएगा? फिर से अब ये तुम्हारा जो सिग्नल गया तुम्हारा इंस्पायरेटरी सेंटर, ये जो हमने बनाया था, इसका ये कैसा है? इनहिबिटरी, तो इसको निगेटिव से शो करेंगे। इनहिबिटरी सिग्नल्स दे गए ताकि इंस्पायरेशन रुक जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी एयर वहां पे प्रेजेंट है कि स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? एक बार फिर से सुन लो। रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से सिग्नल फ्रेनिक नर्व लेके गई, फ्रेनिक नर्व सिग्नल लेके गई कहाँ? डायफ्राम के पास।
diaphragm and external intercostal muscles के पास, and as a resultant contraction हुआ और volume of lungs increase हुआ, एयर अंदर आ गई और ये प्रोसेस अभी कंट्रोल नहीं हो रही है और ये इतनी ज्यादा फिल्ड एयर है एल्वोलाई में। एल्वोलाई पूरी मैक्सिमम फिल्ड है, ठीक है, एल्वोलाई आपकी मैक्सिमम फिल्ड है। उससे एल्वोलाई के वॉल पे या आप वहां पे जो एट्रियम है, जो एल्वोलर सैक है, उसके स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो गए। स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब उससे ज्यादा अब वो वॉल स्ट्रेच नहीं ले सकती, इसलिए वो एक्टिव होंगे। वो सिग्नल किसको देंगे? वाया द वैगस नर्व सिग्नल भेजेंगे वापस कहाँ पे? आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जहां से इंस्पायरेशन का सिग्नल आया हुआ। ये प्रोसेस, ये जो आपकी इधर पॉजिटिव प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस जिसकी वजह से आया हुआ है वो अभी बंद नहीं हुआ है, नेचुरली पॉन्स ने उसको कंट्रोल नहीं किया है, तो वेगस नर्व ने उसको इनहिबिटरी इफेक्ट से कंट्रोल किया। क्लियर? और इंस्पायरेशन की जगह अब क्या होने लगेगा बेटा? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को रोक देगा, इनहिबिटरी इफेक्ट कर देगा, इंस्पायरेशन रुक जाएगा। इज इट क्लियर? आप देखते हैं ये पॉन्स मेडुला आपका इमेज दे रखा है, कैसे कैसे कंट्रोल है। डीआरजी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये देखो ये डॉर्सली प्रेजेंट है और ये इसके इसके एंटीरियर और लेटरल पोजीशन से, इसके आगे और लेटरली प्रेजेंट। क्लियर? तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स डीआरजी एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स डॉर्सल रेस्पिरेटरी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बनाना है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेनली नॉर्मल प्रोसेसिंग में एक्टिव, इसी से सारा प्रोसेस चल जाएगा, जो ये डायफ्राम को और आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल दे रहा है, उसी से कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन से प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन जब हम हाईली एक्टिव मस्कुलर एक्सरसाइज या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में वीआरजीबी सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा और वीआरजीबी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये यहाँ से इन इंस्पायर और एक्सपायर को कंट्रोल करने। क्लियर बेटा? इसका कहाँ कहाँ पे है? डायफ्रैगम में, एब्डोमिनल मसल्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वहां तक इनकी सप्लाई जा रही है और वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को पूरा कंट्रोल कर। ठीक है? Human have significant ability to maintain and moderate the respiratory health system. ठीक है, फिर अब हम देखें, ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है, कैमो रिसेप्टर की बात। कैमो रिसेप्टर कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन के साथ इनसफिशियंट, मतलब ऑक्सीजन के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं है। ऑक्सीजन एक कहें स्टिमुलेशन की तरह वर्क नहीं करेगा। क्लियर? कहाँ पे? ब्रेन के लिए जो सिग्नल ब्रेन पे जाएगा, जो ब्रेन को ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को डिटेक्ट नहीं करेगा, वो जो H प्लस आयन बढ़ रहा है उस चीज को डिटेक्ट करता है। ठीक है? और कैमो रिसेप्टर आपके कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो आप एरोटिक बॉडी, दूसरा आपका कैरोटिड, ठीक है, और फिर सेंट्रल कैमो रिसेप्टर होंगे। एक पीएनएस, एक तुम्हारा पेरिफेरल है, एक सेंट्रल है। सेंट्रल वाला कहाँ प्रेजेंट होगा? मेडुला में, सेंट्रल कैमो रिसेप्टर। एंड पेरिफेरल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एरोटिक बॉडी में, जो आपका पूरा आर्टरी वेन एरोटा ब्लड सप्लाई ले जा रहा है पूरे बॉडी में, वहां पे। एंड कैरोटिक में मतलब जो आर्टरी आपकी सप्लाई ले जा रही है कहाँ? ब्रेन में। उन दो सप्लाई वाले पोजीशन पे आपको एरोटिक बॉडी और कैरोटिक बॉडी मिलेंगी। ठीक है? ये कैसे एक्ट करेंगी? कैमो रिसेप्टर की तरह। इसका मतलब ये किसको सेंस करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन, इन सबको सेंस कर सकती है। सेंट्रल जो ब्रेन में है कैमो रिसेप्टर, वो नहीं सेंस करेगा ऑक्सीजन। ठीक? तो रोल ऑफ ऑक्सीजन हम कहें तो रेगुलेशन में, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में इनसिग्निफिकेंट है। किससे रेगुलेट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के H प्लस आयन। कार्बन डाइऑक्साइड को भी यहाँ रिसेप्टर नहीं सेंस कर सकता है, लेकिन जो
कार्बोनिक एसिड बन रहा था, जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन वैरी कर रहा था, उसको सेंस किया जा उसी को सेंस करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है, इसको सेंस करके जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वर्क करता है केमो रिसेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वहां पे एक्सपायरेशन का फिनोमिना कराएगा, ताकि वो टॉक्सिसिटी ना हो और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक्सेलेशन हो जाए। क्लियर है सब पॉइंट? देखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। डीआरजी वीआरजी नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ये वाले पोर्शन। एंड 4 केसेस नॉर्मल एक्सपायरेशन, डीआरजी केस में नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। नॉर्मल एक्सपायरेशन को पैसिव प्रोसेस कल भी मैंने बताया था कि पैसिव प्रोसेस बिकॉज डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, और मेजर कंट्रीब्यूशन डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का ही था, वो दोनों रिलैक्स हो रही है, तो पैसिवली कार्बन डाइऑक्साइड पैसिवली एक्सेल हो जा रही है। जबकि हम जब इनहेल करते हैं तो हम लोग वहां कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल्स मेन मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, तो दैट इज एक्टिव प्रोसेस। तो इनहेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम बीआरजी एक्टिव होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम भी बीआरजी एक्टिवेट होगा। क्लियर है? ये देखा भी अभी हम लोग। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है? आरआरसी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है अपना, इस आरआरसी, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसी से वो रिलेट कर रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, मतलब पूरा प्रॉपर की रेस्पिरेशन रिदम सेंटर किस तरीके से वर्क कर रहा है और इसमें हेमोटैक्सिक सेंटर कैसे कंट्रोल कर। ठीक है, तो जैसे बहुत हाईली एक्सपायर कर रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को डाउन कर देगा। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन डाउन कर गया तो अब नंबर ऑफ जो हम कहते हैं ब्रीदिंग काउंट कितना हुआ 1 मिनट में, वो काउंट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ पे अपना पूरा कंट्रोल रेगुलेशन और ये सारा क्वेश्चन कवर हो। कोई क्वेश्चन बेटा? लोकेशन सब ध्यान में रखना, एरोटिक बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, कैरोटिड बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, एंड देन आपका सेंट्रल कैमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है। पेरिफेरल एरोटिक और कैरोटिड पेरिफेरल कैमो रिसेप्टर का पार्ट है। स्ट्रेस रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, कौन रेगुलेट कर रहा है, फेनिक नर्व का क्या काम है, वैगस नर्व का क्या काम है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके यहाँ से क्वेश्चन उठोगे और उसको कवर कर लेंगे। नाउ अगर रेस्पिरेटरी लास्ट पोर्शन है डिसऑर्डर की बात, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मोस्ट सबसे ज्यादा क्या है, अस्थमा, जिसमें कि आपकी जो ब्रैकियल पूरा ब्रोंकियोस तक एक पैसेज क्या है, उसकी साइज म्यूकस डिपोजिशन से कम हो जाती है। ठीक है, म्यूकस डिपोजिशन से साइज कम हो गई तो बर्नौली थ्योरम वहां पे अप्लाई होगी, जो कि मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बताया है कि अगर प्लैक का डिपोजिशन हो रहा है तो वहां पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई होगा, और वो लिक्विड का फ्लो है तो फास्ट फ्लो करेगा, मूव करेगा। उसी तरीके से यहाँ एयर है तो एयर एक विशल साउंड देते हुए मूव। ठीक है बेटा, इसलिए लिखा है कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और कैसे डिपोजिशन होता है म्यूकस का डिपोजिशन, इसके भी इमेज वगैरह अच्छे से दिखाए थे, और डिजीज वाला पोर्शन अपना अच्छे से कवर हुआ था। आप वहां पे कई सारे नोट्स भी मैंने बनवाए थे। ब्रोंकाइटिस क्या हो गया? इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई in which there is regular swelling and itching of bronchi and is characterized by regular coughing. long term coughing हो तो वहां पे क्या होगा, एक ब्रोंकाइटिस मतलब एक आइटिस, मतलब वो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, दैट इज आइटिस। एम्फीजेमा, एम्फीजेमा क्या है? डिपोजिशन ऑफ वाटर जो डैमेज हो रहा है, तो एल्वेलाई जो तुम्हारी एल्वेलर वॉल डैमेज हो रही है और वहां पे एक लिक्विड पूरा डिपोजिशन इन्फ्लेमेशन सारी चीज होगी, दैट इज एम्फीजेमा। इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। आपकी टोटल एल्वेलाई को मिक्स करके हम लोग देख रहे थे तो फुटबॉल का कि किसका कोर्ट बन रहा था ना, फील्ड बन जाता है, तो वही सरफेस अब कम हो जाएगा। ठीक, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग।
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अब ये क्या है, आप वर्किंग प्लेस आपका ऐसा है जहाँ पे डस्ट हो, ठीक है। अब वो डस्ट अलग अलग है, ग्लास ग्लास की फैक्ट्री होगी तो ग्लास के फॉर्मेशन में वहां पे ग्लास के पार्टिकल मूव होंगे, स्टील की फैक्ट्री है तो स्टील के पार्टिकल, मेटल पार्टिकल्स मूव होंगे, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल वहां रिलीज हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा स्मोक है, ठीक। आप स्मोकिंग नहीं करते हो लेकिन आप ऐसे फैक्ट्री में हो जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉगी स्मोक जैसा कंडीशन है, वो इनहेल होगा, वो भी डिपॉजिट होगा, तो उन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग अ ग्राइंडिंग और स्टोन। हाँ, स्टोन की ग्राइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो ये आप मार्बल वगैरह बिछाते हो, ये जहाँ पे बनते हैं ना, जहाँ पे इनको फिनिशिंग दी जाती है, वहाँ पे अच्छी खासी डस्ट उठती है। अगर आपने इसको घर में लगते हुए देखा होगा, जैसे अपना तो ये कैप्सूलम भी हम लोग के सामने ही बना था, तो लास्ट ईयर देखे होंगे कि बहुत ज्यादा डस्टी डस्टी इन्वायरमेंट यहाँ रहता था। So much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with this situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. Fibers बनने लगेंगे, fibers टिश्यू वहां पे प्रोलिफरेट होने लगे, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और वो एक क्लम्प जैसा एक स्टोरेज वहां पे भी होने लगेगा, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, इसलिए उनके लिए पूरा प्रॉपर जो ड्रेस वगैरह बनता है उस ड्रेस को कहता है कि फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है रैनिटिस। रैनिटिस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल ट्रैक, जो आपका नेजल चैम्बर से लेके नेजोफेरिंक्स तक का पोर्शन है, वहां पे अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको रैनिटिक्स कहते हैं। इसके अलावा भी बेटा मैंने कई सारा बताया आपको, हाई एल्टीट्यूड वगैरह एरिया पे कैसे जाते हैं, कैसे वेरिएशन होता है, उस केस में मैंने कुछ कुछ टर्म्स बताए थे, यूपनिया, हाइपोक्सिया, क्लियर। वो सारे टर्म्स आप नोट्स से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। हाइपरटनिया, यूपनिया इज रिलेटेड टू नॉर्मल ब्रीदिंग, अब कुछ कुछ ही हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग था, हाइपरप्रिया प्रीनिया अपना फास्ट ब्रीदिंग था, हाइपोक्सिया आपका लो ऑक्सीजन सप्लाई, हाइपो मीन्स लो, हाइपर मीन्स हाई, ठीक है। हाइपोक्सिया कार्बन ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू को कम मिल रही है, जो 5 ml टिश्यू तक पहुंचना चाहिए वो भी नहीं पहुंच रहा है, तो दैट इज कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, clear। Asphyxia, it is the state of suffocation due to high carbon dioxide concentration or lower लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एक जो सफोकेशन वाली कंडीशन होती है उससे भी फिर धीरे धीरे आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आप धीरे धीरे फेंट हो जाते हैं लोग उस कंडीशन में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वहां पे प्रॉपर वर्क नहीं करता है, आप क्या इनहेल करोगे, वो एक सफोकेशन वाली कंडीशन होती है। फिर आपको हाइपर वेंटिलेशन बताया था, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेशन स्लो एंड शैलो ब्रीथिंग, एंड और कुछ कुछ चीजें थी। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, नॉन इरिटेटिंग गैस है, धीरे 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 जाके आपकी ऑक्सीजन की, इसकी देखो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी देखें, सबसे हाई किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, फिर किसकी है, ऑक्सीजन की, फिर किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मिल गया अगर हीमोग्लोबिन, एकदम बेवफा इंसान है ये। कार्बन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा तो ऑक्सीजन को भी भूल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा, एंड CO2 के साथ तो कम दोस्ती आ रही है, लेकिन ऐसे कहे कि हाँ उसको भी कैरी कर सकते, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एफिनिटी होने से वो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसको वो सैचुरेट कर लेगा, तो ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं वहां पे अवेलेबल नहीं रहेगी, तो उस केस में आपके ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, एंड धीरे धीरे जब आप जो सिगड़ी वगैरह रात को जला के सो जाते हैं लोग ठंडी के दिनों में, उससे धीरे धीरे ये गैस रिलीज होगी, और नॉन इरिटेटिंग गैस है, आपका दम भी नहीं घुटेगा और सीधे सब कुछ कोलैप्स खत्म था, ठीक है। तो 1 molecule of hemoglobin combined with 4 molecule of carbon monoxide gas to form कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड जब CO2 बाइंड किया तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलो बस ओवर करते हैं।
बाकी एमसीक्यू सॉल्व करना, कुछ डाउट हो कुछ चीजें हो तो पूछना। फिटल हीमोग्लोबिन का फैक्ट और सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। Fetal hemoglobin differs from adult hemoglobin in structure. Fetal hemoglobin has higher affinity for oxygen than adult hemoglobin. When PO2 is low, fetal hemoglobin can carry up to 30% more oxygen than maternal HP. ठीक है, पार्शियल प्रेशर लो भी हो लेकिन fetal hemoglobin कैरी कर सकता है 30% मोर, मतलब मैटरनल hemoglobin से एफिनिटी तुम्हारे fetal hemoglobin की हायर होती है। So dissociation curve of for fetal hemoglobin will appear on the लेफ्ट साइड, मतलब PO2 लो है तो भी वो लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, जबकि वो नॉर्मल के लिए क्या है, PO2 अगर लो होगा तो वो लेफ्ट साइड को नहीं फेवर करेगा, वो राइट साइड को फेवर। ठीक है, अब एक ग्लैंड का नाम पूछ लिया जाता है, ये क्यों छोड़े, ये भी सुन लो। कोमेंस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी में। ठीक है, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन जो है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, कोई भी कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करो। एंड कल से सर्कुलेटरी सिस्टम का लेते हैं रिवीजन, और मेजर मेजर पोर्शन ही लेंगे, पूरा चैप्टर इस तरीके से नहीं लेंगे। कार्डियक साइकिल ले लेंगे, ईसीजी ले लेंगे, डिजीज ले लेंगे, रेगुलेशन ले लेंगे। ठीक है बेटा, बाकी सब आप फटाफट से रिवाइज करो, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एवी नोड, एसए नोड, ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, चैम्बर कैसे वर्क कर रहे हैं, एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, कौन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये सब आप लोग रिवाइज करो। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ये थोड़ा सा हम बता देंगे फिर से। चलो बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है बेटा यहाँ पे? श्रुति, स्नेहा, वैदेही? गुड, चलो बाय।